नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। देखिए साथियों, आज की क्लास रहेगी अपनी मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की। तो साथियों, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं, आप किसी भी कोई राजस्थान कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट और या अदर किसी अन्य कंपटीशन की, तो साथियों आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक भी आप कीजिए, और जो जो आपके दोस्त वगैरह, फैमिली में कोई फ्रेंड्स वगैरह तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ आप हमारे वीडियो शेयर कीजिए। देखिए साथियों, यह इस चैनल पे जितना भी पाठ्यक्रम रहेगा वो संपूर्ण फ्री रहेगा, और हो सकता है इसके आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाए यूट्यूब पे, जैसे कि एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हर संडे टू संडे में लगभग 200-250 एक टॉपिक के आपको क्वेश्चन कराऊंगा। संडे को कोई क्लास नहीं आएगी हमारी, बस उसी टॉपिक के अपन कोई एक टॉपिक ले लेंगे और उस टॉपिक के कम से कम 150-200 क्वेश्चन करेंगे। तो आप अपनी तैयारी मजबूत कीजिए और जुड़िए हमारे साथ, ठीक है साथियों, और ध्यान रखना हमारी बातों का। और अब हमारे साथ जुड़िए, अपन शुरू करते हैं इस टॉपिक को। देखिए साथियों, आज का अपना टॉपिक है मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। तो अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखो, अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है। देखो, अर्थव्यवस्था का ये मतलब है कि व्यक्ति जिस व्यवसाय से अपनी आजीविका चलाने के लिए उत्पादन, व्यापार, विनिमय और उपभोग करते हैं, इन इन सब चीज़ों को ही अर्थव्यवस्था कहा गया है। अब अपन पढ़ते हैं मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में। तो इसका सबसे पहले अपन देख लेते हैं सामान्य परिचय। अब देखिए साथियों, सामान्य परिचय में क्या है, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की जानकारी के अपन मुख्य स्रोत देखते हैं। देखो, इसमें मुख्य स्रोत क्या है, एक तो था मेगास्थनीज की इंडिका, ठीक है साथियों, और एक था कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ये दो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। अब मौर्यकालीन जो अर्थव्यवस्था थी उसका आधार क्या था, उसका आधार था कृषि था, पशुपालन था और वाणिज्य व्यापार था, ठीक है साथियों। कौटिल्य ने इन तीनों को संयुक्त रूप से वार्ता का नाम दिया है, ठीक है साथियों, ये ध्यान रखना। पूछ सकते हैं आपसे कि कौटिल्य ने तीनों को संयुक्त रूप से क्या नाम दिया है, ठीक है साथियों। अब इसके बाद आगे देखते हैं। देखो, मौर्य काल में पहली बार शूद्रों को व्यापक रूप में आर्थिक गतिविधियों में शामिल किया गया था। इससे पहले मौर्य काल से पहले शूद्रों को आर्थिक रूप की गतिविधियों में शामिल नहीं किया जाता था। ये एक नई पहल थी, ठीक है साथियों। अब इसके बाद अपन देखते हैं मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के भाग देखते हैं। अब पढ़ते हैं इन भाग में क्या क्या था। अब भाग में ये है, देखो, सबसे पहले कृषि, ठीक है, मतलब किन किन चीज़ों पे ये मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था निर्भर थी, इसके कौन कौन से भाग थे। और फिर था उद्योग शिल्प थे, और उसके बाद में व्यापार और वाणिज्य थे, और फिर थी राजस्व व्यवस्था, और फिर थी मुद्रा प्रणाली। ये सारे इसके भाग थे। अब थोड़ा कृषि के बारे में अपन देख लेते हैं। कृषि में क्या था, ऋतुएं और फसलों के बारे में देख लेते हैं। देखो, मेगास्थनीज ने मुख्यतः वर्षा ऋतु का उल्लेख किया है और बताया है कि वर्ष में 2 फसलें ली जाती थी, ठीक है साथियों। और कौटिल्य ने 3 प्रकार की फसलों का उल्लेख किया है कि 3 समय इसमें फसलें बोई जाती थी। अब कौटिल्य की कौन कौन सी थी, पहली थी खरीफ की, जो कब बोई जाती थी, वर्षा काल में, और फिर रवि की, जो हेमंत काल में, और फिर जायद की, ग्रीष्म काल में, ठीक है साथियों। इन ऋतुओं में अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती थी। धान चावल को सबसे उत्कृष्ट फसल माना जाता था। ईख गन्ना को भी अत्यधिक श्रमाध्यय और उपेक्षाकृत कम लाभकारी माना जाता। ये जो गन्ना था, इसको मानते थे कि इसमें श्रम बहुत ज़्यादा लगता है, मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, और अपेक्षाकृत ये कम लाभकारी है, ठीक है साथियों। अब देखते हैं उस समय की सिंचाई व्यवस्था क्या थी। सिंचाई व्यवस्था का प्राकृतिक स्रोत क्या था, वर्षा था, और कृत्रिम स्रोत में क्या था, सहोदय हेतु मानव निर्मित सिंचाई व्यवस्था इस प्रकार थी कि मानव निर्मित से क्या कौन कौन सी चीज़ें थी जिनके द्वारा सिंचाई की जाती थी। पहला है इसमें, देखो, हस्त प्रावर्तिम। इसमें क्या था, व्यक्ति स्वयं जल निकाल कर सिंचाई करता था। और फिर उसके बाद में है स्कंद प्रावर्तिम। इसमें है नहरों द्वारा सिंचाई करना, ठीक है साथियों। और उसके बाद में है स्रोत प्रावर्तिमम। ये है रहट पहियों द्वारा पानी खींचकर निकालना।
उसके बाद में है नदी को प्रावर्तिमम में क्या है, नदी और कुओं के द्वारा, और सेतुबंध में है बांध और नहरों के द्वारा सिंचाई। ये सुदर्शन झील थी जिसका निर्माण मौर्य काल में हुआ था, और ये इसीलिए निर्माण किया गया था कि एक क्षेत्र था जहाँ पर पानी की कमी थी, उस पानी की कमी को दूर करने के लिए इस झील का निर्माण किया था। साथियों, अगर आपने पहली क्लास है हमारे देखी है तो हमें ये बताइए कि सुदर्शन झील कहाँ स्थित है, आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर नहीं देखी है तो आप ये देखिए। भंडारकर के अनुसार कृषि सिंचाई व्यवस्था में राज्य संपूर्ण भूमिका निभाता था। सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने पर राज्य 1/5 या 1/3 भाग तय कर उदक भाग वसूलता था। अगर जैसे कुएं के साधन ये सभी के पास नहीं थे, अब सरकार क्या करती थी, अगर आप सरकार से पानी ले रहे हो तो सरकार उस पानी का आपसे टैक्स वसूलती थी। वो टैक्स होता था कि जितनी फसल होगी उसका 1/5 या 1/3 भाग लगेगा। अब है भूमि के प्रकार। कौटिल्य ने भूमि के कई प्रकारों में विभाजित किया है जो निम्न प्रकार थे। पहला है कृष्य। कृष्य में क्या थी, जोती हुई भूमि होती थी उसको क्या कहा जाता था, कृष्य कहा जाता था। और फिर अकृष्य, कृष्य यानी जोती हुई, अकृष्य बिना जोती हुई भूमि। फिर था स्थल यानी ऊंची भूमि, और फिर था देवमात्रक वर्षा जल पर निर्भर भूमि। जो भूमि जहाँ पर नहरों का पानी पहुँचने में सक्षम नहीं था या तालाब कुएं नहीं थे, वो वर्षा जल पर ही निर्भर रहती थी, उस भूमि को क्या कहते थे, देवमात्रक भूमि कहते थे। अदेवमात्रक भूमि कृषि सिंचाई, कृत्रिम सिंचाई वाली भूमि होती थी। ठीक है साथियों। और फिर था विविध यानी चारागाह भूमि। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि खनिज और खनन। खनिज 2 प्रकार के होते थे, एक तो समुद्री खनिज जिसमें कौन कौन से सम्मिलित थे, मोती, शंख और मूंगा। और उसके बाद में है खन्य जो भूमिगत खनिज होते थे, जिसमें भूमि से क्या क्या निकाला जाता था, सोना, तांबा, लोहा, रजत, हीरा। और लोहे का क्या उस समय उपयोग में था, इसमें उत्तम श्वेत तलवारें बनाई जाती थी। अब इसके बाद देखते हैं प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र थे जहाँ से ये खनिज निकलते थे। वो था मध्य प्रदेश, कौशल, सौराष्ट्र, विदर्भ और कलिंग से। ठीक है साथियों। अब इसके बाद अपन बात करते हैं उद्योग और शिल्प की। उद्योग में सबसे बड़ा उद्योग था वो था वस्त्र उद्योग। ये उत्कृष्ट वस्त्र थे यहाँ पे। अब उत्कृष्ट वस्त्र में देखते हैं क्षौम या क्षौम वस्त्र। ये क्या था, इनके कहाँ पर थे, ये काशी से, सीवी से और बंग प्रदेश से, बंग क्षेत्र से। इसके बाद में है दुकुल, सफ़ेद, चिकना और पेड़ की छाल से निर्मित वस्त्र होता था। और इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से थे दुकुल के थे बंगाल, असम, कामरूप और पुडरू। और उसके बाद में था कोश्य। कोश्य क्या होता था, ये अत्यधिक मूल्यवान रेशमी वस्त्र होता था। और चीन पट से आयातित रेशम का भी उपयोग होता था। अब इसके बाद में देखते हैं अपन पत्रोण में क्या होता था, पेड़ की पत्तियों से निर्मित वस्त्र होते थे। इसके प्रमुख क्षेत्र कौन से थे, बंग, पंडरू और ये स्वर्ण कुंड थे। ये इसके पंडरू के, ये पत्रोण के प्रमुख केंद्र थे। अब कंबल सबसे ज़्यादा कहाँ का प्रसिद्ध था मौर्य काल में, वो था नेपाल का। ठीक है साथियों। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं मखमल की। ये मखमल कहाँ, गंगा प्रदेश, गोंड, बंग क्षेत्र प्रसिद्ध था। अब था ये सूत उद्योग। ये सूत उद्योग में ये नियंत्रण इसका कौन करता था, इसका नियंत्रण करता था सूत्राध्यक्ष में। जो इसका नियंत्रण करता था उसको क्या कहते थे, सूत्राध्यक्ष कहते थे। यह वस्त्र उद्योग सूत निर्माण और उत्पादन की देखरेख करते थे। ये वस्त्र उद्योग सूत निर्माण और वस्त्र उत्पादन की देखरेख करते थे। अब वार्ता क्या था, आपको बता दिया था। कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, इन 3 का जो मेल था इनको क्या कहा जाता था, वार्ता कहा जाता था। फसलें कौन सी थी, खरीफ की थी, रबी की थी और जायद की थी। और भूमि कितने प्रकार की थी, कृत्य, देवमात्रक और अदेवमात्रक और विविध। ठीक है साथियों। अब है उद्योग और शिल्प। अब ये क्या है, हस्तिदंत उद्योग, हाथी दांत
का उद्योग अत्यधिक विकसित था। इससे आभूषण, कंघियाँ और सजावटी वस्तुओं तथा विलासिता की सामग्री बनाई जाती थी। और एरियन में इसका उल्लेख है। ठीक है साथियों, ये हस्तदेह उद्योग के बारे में। अब बात करते हैं चर्म उद्योग की। चर्म उद्योग में क्या था देखो, चमड़े के विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती थी। जूते, थैले, रस्सियाँ तथा अन्य उपयोगी सामग्रियों का निर्माण किया जाता था। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं बढ़ाईगिरी उद्योग। लकड़ी का उद्योग अत्यंत विकसित हुआ था। राजप्रसाद अर्थात राजमहल मुख्यतः लकड़ी से ही निर्मित होते थे। मौर्य काल में जो राजप्रसाद जो राजमहल होते थे वो लकड़ी से ही निर्मित होते थे। पाटलिपुत्र के राजप्रसाद अवशेष रूप में प्रसिद्ध, विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अब था सूरा उद्योग। सूरा उद्योग में देखो साथियों क्या था, सूरा उद्योग का संबंध मद्य शराब निर्माण से था। इस उद्योग पर राज्य का नियंत्रण था। मैगस्थनीज के अनुसार सामान्य लोग नियमित रूप से मद्यपान नहीं करते थे। मुख्यतः यज्ञों और विशेष अवसरों पर ही इसका उपयोग किया जाता था। मतलब लोग रूटीन से नहीं पीते थे, जो कोई अवसर यज्ञ होते थे उसी समय मैगस्थनीज के अनुसार उसी समय मद्यपान करते थे, विशेष अवसरों पर ही। ठीक है साथियों, अब कौटिल्य ने सूरा मग के 6 प्रकार बताए। पहला है मेदक, चावल से निर्मित जो शराब होती थी उसको क्या कहते थे, मेदक कहते थे। फिर था प्रश्न, स्वच्छ और परिकृष्ट मग। और उसके बाद में क्या है, आसव, फूलों और पुष्पों के किरण से निर्मित होती थी ये। उसके बाद में अरिष्ट, औषधीय पदार्थों से निर्मित होती थी। और मेरे के मसालों और गुड़ से निर्मित होती थी। मधु शहद से निर्मित होती थी। अब ये 6 प्रकार की लगभग ये मग निर्मित होती थी। ठीक है साथियों, उसके बाद में अपन आगे देखते हैं अन्य शिल्प एवं व्यवसाय। तंतुवाय, जुहाले, बुनकर, यह सबसे बड़ी श्रेणी मानी जाती थी। और उसके बाद में कुलाल क्या होते थे, कुम्हार होते थे। रजक, धोबी। और कर्मार, धातुकर्मी, लोहार या धातु शिल्पकार। और फिर था पाषाण उद्योग, पत्थरों को तराशकर स्तंभ, मूर्तियाँ और स्थापत्य सामग्री तैयार की जाती थी। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं श्रेणी व्यवस्था की। श्रेणी व्यवस्था क्या थी क्या नहीं थी, अपन इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है साथियों, अब देखो शिल्पकार एवं व्यापारियों के संगठनों को श्रेणी कहा जाता था। जातक ग्रंथों में 18 प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। कितने प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख मिलता है, 18 प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है साथियों, प्रत्येक श्रेणी का एक प्रमुख होता था। महाश्रेष्ठी इन श्रेणियों का सर्वोच्च अधिकारी माना जाता। श्रेणियों का सबसे उच्च अधिकारी कौन होता था, महाश्रेष्ठी होता था। ये और क्या, क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ कुछ अन्य न्यायिक कार्य भी करती थी। अब बात करते हैं राजप्रसाद महल। ये आपको बता दिया था, श्रेणी यानी शिल्पकार एवं व्यापारियों का संगठन होता था। और महाश्रेष्ठी श्रेणियों का प्रमुख होता था। और तंतुवाय जुला यानी बुनकर होता था। कर्मार धातुकर्मी या लोहार होता था। अब है देखो मौर्यकालीन व्यापार और वाणिज्य। व्यापार के प्रकार, मौर्यकालीन व्यापार के 2 प्रकार थे। पहला होता था व्यापार घरेलू व्यापार। अब घरेलू व्यापार में क्या होता था, इसके बारे में अपन देखो बात करते हैं। घरेलू व्यापार में देखो विभिन्न नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों के मध्य वस्तुओं का जो व्यापार होता था वो क्या था, घरेलू व्यापार था। और ये मुख्यतः स्थल मार्ग से होता था। और इसके बाद में देखते हैं, देखो अर्थशास्त्र में जल मार्ग का भी उल्लेख है। जो अर्थशास्त्र है उसमें ये लिखा है कि जो घरेलू व्यापार होता था वो जल मार्ग में नदियों के द्वारा भी होता था। और उसके बाद में है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। विभिन्न देशों के मध्य आयात निर्यात होता था। यह जल मार्ग और स्थल मार्ग दोनों से संचालित होता था। और अब घरेलू व्यापार के बारे में पढ़ते हैं कि क्या व्यापार था, कैसे किस किन के मध्य ये व्यापार होता था। ग्रामों के बीच तथा ग्रामों और नगरों के बीच जो व्यापार होता था वो क्या था, घरेलू व्यापार। ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्रों के साथ घनिष्ठ आर्थिक संबंध था।
मुद्रा प्रणाली के अस्तित्व के आने के बाद वस्तु विनिमय प्रणाली का भी प्रचलन रहा। जब मुद्रा प्रणाली आ गई थी उसके बाद में भी लोग वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग करते थे। मतलब कि जैसे कि मुझे कुछ चीज़ चाहिए तो आप मेरे से ये वस्तु खरीद लीजिए, और बदले में जो आपके पास वस्तु है तो अगर मुझे पसंद आ गई तो मैं ये आपसे ले लूँगा, नहीं अब अपनी डील किसी और के साथ हो जाएगी। ऐसी कुछ प्रणाली थी, किसी वस्तु को देखकर उसके बदले में दूसरी वस्तु लेना। इसका कारण वस्तुओं के मूल्यों का पूर्ण मानकीकरण न होना था। प्रमुख स्थल मार्ग कौन से थे? अब पहला स्थल मार्ग था उत्तरापद। ठीक है साथियों, अब ये मौर्य कालीन का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग था। ये तक्षशिला से शुरू होता था, जैसे कि तक्षशिला यहाँ पर है, फिर ये पाकिस्तान में तक्षशिला है, तक्षशिला से बढ़ते हुए फिर ये लाहौर, हस्तिनापुर, कौशाम्बी, ऐसे जितना कि भारत का पूरे भारत में ये सड़क निकलती थी। इसको क्या कहा गया था? इसको कहा गया था उत्तरापद। इसमें कौन कौन सी जगह थी देखो, लोहार था, हस्तिनापुर था, कौशाम्बी था, प्रयाग था, पाटलिपुत्र था, राजगृह था और ताम्रलिप्ति था। वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड का आधार इसी मार्ग को माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय गंगा घाटी प्रमुख नगर इसी मार्ग से जुड़े हुए थे। अब देखो दक्षिणापंथ में, इसमें कौन कौन से जगह आते थे दक्षिणापंथ में, कहाँ से गुजरता था? ये श्रावस्ती से, अयोध्या से, प्रयाग से, विदिशा से, उज्जैन, अवंती से और महिष्ठी से और प्रतिष्ठान पैठन से। प्रतिष्ठान पैठन एक छोटी सड़क द्वारा पाटलिपुत्र से भी जुड़ा हुआ था। ठीक है साथियों, अब भृगुगच बड़ौच गुजरात में, ये क्या था? ये था बंदरगाह। अब इसमें देखते हैं ये क्या था। यह पश्चिमी भारत का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। ये अवंती और पश्चिमी व्यापार का प्रमुख केंद्र था। ठीक है साथियों, इसके बाद में अपन बात करते हैं ताम्रलिप्ति। ये कहाँ पर था? ये पूर्व भारत का एक प्रमुख बंदरगाह था। यह है दक्षिण पूर्वी एशिया और श्रीलंका के साथ व्यापार करता था। ये यहाँ पे बड़ौच था और ये इधर ताम्रलिप्ति था। ठीक है साथियों, ये इधर श्रीलंका के साथ, इधर के अन्य देशों के साथ व्यापार करता था। और इसके बाद में अपन देखते हैं मुद्रा व्यवस्था। मुद्रा व्यवस्था में अपन देखते हैं टकसाल। मुद्रा निर्माण का कार्य टकसाल में होता था। इसका प्रमुख अधिकारी लक्षणाध्यक्ष होता था। इसका प्रमुख अधिकारी कौन होता था? लक्षणाध्यक्ष होता था। ठीक है साथियों, और उसके बाद में है रूपदर्शक। रूपदर्शक में क्या है? मुद्राओं की शुद्धता ये प्रशिक्षण का अधिकारी होता था। और इसके बाद में है आहत मुद्रा। इन मुद्राओं पर विभिन्न प्रतीक चिन्ह अंकित होते थे, जैसे सांप, अर्धचंद्र, मयूर और वृक्ष अंकित होते थे। ठीक है साथियों, और उसके बाद में है कोष प्रवेशीय मुद्रा। ये क्या था? इसके बारे में अपन देख लेते हैं। ये राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त आधिकारिक मुद्रा थी। इसके 3 प्रकार थे। पहला था स्वर्ण मुद्रा। स्वर्ण मुद्रा में क्या होता था? ये स्वर्ण और निष्क। और उसके बाद में रजत यानी चांदी। ये था ये कृषापण और धारण और पण, ये 3 प्रकार की होती थी। ठीक है साथियों, पण और कृषापण क्या? ये सर्वाधिक प्रचलित सिक्का था। बाहर इसका लगभग 3.4 32 रत्तीस लगभग 56 से 58 ग्रेन का था। अब इसके भाग क्या है? अर्धपण है, पादपण है और अष्टभाग पण है। अब तीसरी मुद्रा कौन सी होती थी? ताम्र मुद्रा होती थी, जो माशक और काकड़ी के नाम से प्रचलित थी। अब निजी मुद्रा का निर्माण, इसमें क्या है देखो साथियों, निजी व्यक्ति अपनी धातु लेकर टकसाल में मुद्रा बनवा सकता था। व्यक्ति अपनी मुद्रा टकसाल में लेकर बनवा सकता था। ठीक है साथियों, इसके बाद राज्य को शुल्क देना पड़ता था कि अपनी मुद्रा का प्रचलन करवाने के लिए राज्य को शुल्क देना पड़ता था। ठीक है साथियों, इस शुल्क को रूपिक या रूपिकम कहा जाता था। जो खुद की मुद्रा प्रचलन करवाने के लिए जो शुल्क लिया जाता था राज्य के द्वारा, उस शुल्क को रूपिक और रूपिकम कहा जाता था। और ये देख लेते हैं थोड़ा। प्रमुख अधिकारी लक्षणाध्यक्ष जो टकसाल का प्रमुख होता था, और रूप दर्शक ये मुद्रा प्रशिक्षण अधिकारी होता था। रूपदर्शक कौन होता था? मुद्रा प्रशिक्षण अधिकारी, और लक्षणाध्यक्ष टकसाल का प्रमुख अधिकारी। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। किन किन देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था ये देख लेते हैं। मौर्य कालीन में देखो, अदन के साथ, कुवैत के साथ, फारस के साथ, सीरिया के साथ, मध्य एशिया के साथ,
अफ्रीका के साथ, मिस्र के साथ और ये यूनान के साथ। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता देता हूँ। ये एरियन के अनुसार भारत से मोती यूनानी क्षेत्रों में निर्यात किए जाते थे। एरियन ये पुस्तक है, इसके अनुसार ये मोती, जो भारत के मोती थे, वो यूनान क्षेत्र में भेजे जाते थे। और फिलाक द्वीप, कुवैत से मौर्य कालीन मृदांड प्राप्त हुए हैं। मिस्र में ये टोलेमी द्वितीय फिलाडेल्फ्स ने बेरिनिश नामक बंदरगाह विकसित किया था। और फारोस द्वीप पर प्रसिद्ध प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस स्थापित था। अब व्यापारिक मार्ग। व्यापारिक मार्ग में क्या, स्थल मार्ग में कौन कौन से थे? एक तो था सबसे बड़े मार्ग थे, उसमें था उत्तरापथ और एक था दक्षिणापथ। अब जल मार्ग में देखो प्रमुख बंदरगाह कौन से थे? बरकच जो बड़ौत गुजरात था। अब यहाँ से किन चीज़ों का व्यापार होता था? हाथी दांत का व्यापार होता था, सीप का व्यापार होता था और व्यापारिक केंद्र थे। और अब सोपरा महाराष्ट्र, ये क्या है? पश्चिमी समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र था। उसके बाद में ये ताम्रलिप्ति, ये क्या था? बंगाल, ये पूर्व समुद्र व्यापार का प्रमुख केंद्र था। अब कौटिल्य द्वारा बताए गए 3 जल मार्ग। अब कौन कौन से जल मार्ग बताए थे उनके बारे में देखते हैं। ये था शयानपथ, ये जो गहरे समुद्र का मार्ग था। और उसके बाद में था कूलपथ। कूलपथ में क्या? समुद्र तट के समांतर चलने वाला मार्ग था। और उसके बाद है नदीपथ, नदियों द्वारा संचालित होता था। ये शयानपथ मतलब कि जैसे ये भारत का, चलो ठीक है मान लेते हैं, मानचित्र है। अब इसमें देखो जो इधर जो इनके सारे जो व्यापार होता था ना, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए समुद्र के सारे जाते थे, इसको कहते थे कूलपथ। और शयानपथ वो होते थे जैसे कि दूर तक, ये जो गहराई का हिस्सा है ये था दूर तक। और जो नदियों का व्यापार था उनको कहते थे नदीपथ व्यापार। ठीक है, अब चलिए देखो आगे देखते हैं। आयातित वस्तुएं कौन कौन सी थी उस समय? देखो आयातित वस्तुओं में था सोना था, आयातित वस्तुओं में सोना था, चांदी थी, आभूषण थे, बहुमूल्य वस्त्र थे, मदिरा थी, नेपाल से चमड़ा था, श्रीलंका के मोती थे, चीन का रेशम था, ईरान से कार्दमिक लाल रंग के बहुमूल्य मोती रत्न थे, सुगंधित लकड़ियाँ हिमालय, श्रीलंका और असम से। अब निर्यातित वस्तुएं कौन कौन सी थी मौर्य काल के समय? जो मौर्य काल के क्षेत्र में उनकी बहुलता थी, वो था हाथी दांत था, मोती था, मूंगा था, कछुए के कवच थे, वस्त्र थे, सीप थे। इनका निर्यात प्रमुख कहाँ पर होता था? इनका निर्यात होता था मध्य एशिया में, फारस में और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, यूनानी क्षेत्रों में इनका व्यापार होता था। अब राजस्व, राज्य की आय के बारे में अपन देख लेते हैं। कौटिल्य ने राज्य की आय को 7 अंगों में विभाजित किया। पहली है दुर्गाय। नगरीय क्षेत्रों से जो आय प्राप्त होती थी उसको दुर्गाय कहते थे। फिर है राष्ट्रीय आय। गांव और देहातों से जो आय प्राप्त होती थी उसमें कौन सी आय प्राप्त होती थी? बलि यानी धार्मिक कर प्राप्त होता था, सीता यानी राजकीय भूमि से प्राप्त कर। और उसके बाद में भाग है निजी भूमि पर लगने वाला भूकर। और कर में है सामान्य जनता पर लगाया जाने वाला कर। और फिर है खान आय, जो खानों से प्राप्त होती थी। और फिर थी सेतु आय, और उसमें सिंचाई से प्राप्त होने वाले, इसे उदक भाग कहा जाता था। सेतु आय को क्या कहा जाता था? उदक भाग कहा जाता था। फिर है वन आय। जंगलों से प्राप्त आय क्या कहलाती थी? वन आय। और फिर है वज्र आय। चारागाहों से प्राप्त आय वज्र आय। और फिर है वाणिक पथ आय। ये कौन सी थी? चुंगी एवं व्यापारी करों से प्राप्त। अब इसके बाद में अपन देखते हैं भू राजस्व। भू राजस्व क्या था, इसके बारे में क्या थी, सारी बातें करते हैं। राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? भू राजस्व। भू राजस्व इसलिए था क्योंकि अधिकतर लोग ज़मीन से जुड़े हुए थे, सारे काम खेती के करते थे, तो ये सबसे बड़ा आय का स्रोत था। अब इसमें है सीता भूमि, राजकीय भूमि। राजा को प्रत्येक निरीक्षण में रहती थी इनकी खेती, जैसे दास, बंदी, जनजातियाँ और श्रमिक के द्वारा करवाई जाती थी। इनके 2 प्रकार थे। पहला क्या था? अर्धसिद्धिक। अब अर्धसिद्धिक में क्या था? बीज, बैल और उपकरण किसान उपलब्ध करवाता था। उपज का 50% 1/2 राज्य को देता था। ठीक है। और इसके बाद में है स्व वीर्यजीवी
और ये कुछ पुस्तकों में इन्हें सर्वीय जीवी भी नाम दिया गया है। इसमें क्या होता था, बीज, बैल और उपकरण राज्य उपलब्ध कराता था। उपज का 66 से 75% राज्य को प्राप्त होता था। जैसे कि अगर 100 बोरी हुई है, 100 बोरी में से 66 से लेकर 75 ये राज्य अपने पास रख लेता था, बाकी किसान को दे देता था। अब उसके बाद में है निजी भूमि, स्वतंत्र किसानों के पास होती थी। इसे क्षेत्र स्वामित्व भी कहा जाता था। अब इसमें भूमि कर क्या 1/6 भाग कौटिल्य बताता है और 1/4 यूनानी स्रोत बताते हैं। अब राजस्व है आय के अन्य स्रोत। अन्य स्रोत में क्या है, प्रणाय आपातकालीन जो कर लग गया, और पिंड कर गाँवों का समूह कर, और कोष्ठय ये है भंडार गृह से संबंधित है, और पार्श्व में अतिरिक्त अधिभार कर, और परिहानिक क्षतिपूर्ति संबंधित कर। और उसके बाद में है सेना भक्त, सेना में भरण पोषण हेतु कर। और फिर है वास्तुक में क्या है, भवन और संपत्ति संबंधी कर। और फिर क्या है, रज्जु यानी क्या है, भूमि मापन संबंधित कर। और चोर रज्जु, चोरी के संबंधित जो दंडात्मक कर दिया जाता था वो। और उसके बाद में क्या है, दारदेय में क्या है, लकड़ी एवं वन उत्पादनों से संबंधित कर। और उसके बाद में क्या है, प्रवेशी यानी आयात कर, और निष्क्राम्य यानी निर्यात कर, शुल्क यानी चुंगी कर, और वारिका देय यानी जल उपयोग संबंधित कर, और पतन कर यानी बंदरगाह कर, द्वार कर यानी नगर प्रवेश कर, और तार देय यानी नदी पार कराने का कर, सेतु कर में पुल और सिंचाई का कर, और वर्तनी कर में सड़क उपयोग कर, और मूषिका कर में चूहों और फसल सुरक्षा हेतु कर में, और उपनाय यानी राज्य को दिए जाने वाला कर। और 22वां क्या है, अब इसके बाद में है ये उत्संग। उत्संग में क्या है देखो साथियों, विशेष अवसरों पर दिए जाने वाला कर। और उसके बाद में क्या है देखो, भय प्रतिकार, आपदा और सुरक्षा हेतु जो कर लगता था उसको भय प्रतिकार कहते थे। तो धन्यवाद साथियों, इसी के साथ अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब अपन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे।